बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 98 मुलाहिज़ा फरमाएं। तरीमी मेरा हम उम्र ही था और मैंने महसूस किया था कि वो मेरी बहन फातिमा में दिलचस्पी ले रहा है। वो आमतौर पर यहाँ उस वक्त हमारे घर आता जब मैं कॉलेज में होता और मेरा बाप शहर के किसी इलाके में मछलियाँ बेच रहा होता। फातिमा ने भी इस बात को नोट कर लिया। वो भी कम उम्र ही थी लेकिन बड़ी समझदार थी। उसने तरीमी की नज़रों में मैल देख लिया था। वो उससे दूर ही रहने की कोशिश करती और फिर अचानक ही तरीमी ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। मैंने एक रोज यूं ही फातिमा से उसके बारे में पूछ लिया तो उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने बताया कि उस रोज तरीमी घर आया तो अम्मा भी घर पर मौजूद नहीं थी। तरीमी ने मौका पार कर बदतमीजी करने की कोशिश की। उसका हाथ पकड़ लिया जिस पर फातिमा ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके बाद ही तरीमी ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। शायद उसने सोचा होगा कि हम उसकी बदतमीजी पर उससे बाज पुरस करेंगे और फिर तरीमी जीवानी वापस चला गया। न जाने क्या बात थी कि उसके बारे में मालूमात रखने की मैं कोशिश करता था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। बाप तो मुझे और पढ़ाना चाहता था। वो मुझे बहुत ऊपर देखने का ख्वाहिशमंद था लेकिन मैंने मजीद तालीम का ख्याल जहन से निकाल कर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरा बाप बूढ़ा आदमी हो चुका था। अब वो साइकिल नहीं चला सकता था। उसे आराम की जरूरत थी। मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा लेकिन नौकरी ना मिलना थी ना मिली। मेरी तरह और भी बहुत से नौजवान डिग्रियां लिए फिर रहे थे। मेरा बाप बीमार पड़ गया। वो मुझे आला तालीम दिलाकर बहुत ऊपर देखने का ख्वाहिशमंद था लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। उसकी आंखों में मायूसी के साए गहरे होते चले गए और फिर एक रोज वो अपनी जिंदगी की उस सबसे बड़ी ख्वाहिश को सीने में दबाए मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया। मैं दिल बर्दाश्ता हो चुका था। मैं नौकरी का ख्याल देन से निकाल कर साइकिल पर शहर में मछलियां फरोख्त करने लगा। मैंने भी अपने बाप की तरह मेहनत में कोई आर नहीं समझा था। न जाने क्या बात थी कि मैं तरीमी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहता था। हालांकि फातिमा के साथ बदतमीजी वाले वाक़े को मैं भूल चुका था और सच तो यह है कि हम में से किसी ने उस वाक़े को ज्यादा अहमियत भी नहीं दी थी। तरीमी उन दिनों जीवानी में स्मगलरों की पार्टी में शामिल हो चुका था और ये अजब बात थी कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद शहर की गलियों में घूम फिर कर मछलियां बेच रहा था और सिर्फ 5 जमात तक पढ़ा हुआ तरीमी लाखों में खेल रहा था। और फिर ये इतला मिली कि तरीमी के हाथों एक कोस्ट गार्ड एहलकार मारा गया है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होकर ओमान और वहां से शारजा वगैरह की तरफ निकल गया था। उसके बारे में इतलात मिलती रही। वो दौलतमंद अरब शेखों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज शाम को जब मैं वापस आया तो घर में अम्मा के पास एक अजनबी को बैठे देखकर मैं चौंक गया लेकिन फिर फौरन ही मैंने उसे पहचान लिया। वो तरीमी था। तरीमी चोरी छपे पाकिस्तान आया था और इस कोशिश में था कि उसके खिलाफ पुराना केस खत्म हो जाए। वो इस सिलसिले में खासी भागदौड़ कर रहा था। उसके पास पैसा था और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ करप्शन उरूज पर हो पैसा हर करामत दिखा सकता है। उस रोज तरीमी काफी देर हमारे घर बैठा रहा। इसी दौरान तो और बहुत सी बातें हुई लेकिन बरसों पहले उस नाखुशगवार वाक़े का कोई जिक्र नहीं हुआ। ना वो कुछ बोला ना हमने कुछ कहा। हम तो हकीकतन उस वाक़े को भूल चुके थे और फातिमा को भी शायद बरसों पुरानी वो बात याद नहीं थी। फातिमा जवान हो चुकी थी। वो बड़ी प्यारी लड़की थी। उस रोज वो भी तरीमी से बेतकल्फी से बातें करती रही। तरीमी चला गया और तकरीबन 3 महीनों बाद वापस आया। वो तकरीबन 1 घंटा घर बैठकर चला गया। उससे अगले रोज शाम को जब मैं अपने धंधे से वापस लौटा तो गोया क़यामत मेरा इंतजार कर रही थी। फातिमा ने गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली थी। माँ दाढ़े मार मार कर रो रही थी और महल्ले की औरतें उसे संभालने की कोशिश में थी। मेरे घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने फातिमा की लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। माँ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। वो कुछ बताने के काबिल ही नहीं रही थी। फातिमा की लाश पोस्टमार्टम के बाद हमारे हवाले की गई और मेरे लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किया जाने वाला इंकिशाफ बहुत सनसनीखेज साबित हुआ। मरने से पहले फातिमा को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। सीने में तूफान सा मचल गया। वो कौन था जिसने मेरी बहन को इस तरह मौत के मुंह में धकेला था? फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी पाक दामनी की कसम तो महल्ले वाले भी खाते थे। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके किसी मर्द से इस तरह के ताल्लुकात होंगे। वो तो औरतों से बात करते हुए भी झिझकती थी। किसी मर्द के करीब जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पुलिस मुझे अलग परेशान कर रही थी। उनके ख्याल में शायद मुझे फातिमा के किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात का इल्म हो गया था और मैंने उसे मार डाला था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर था कि फातिमा को मौत से कुछ पहले हवस का निशाना बनाया गया था और मैं उस वक्त अपने घर से मीलों दूर साइकिल पर घूमते हुए मछलियां बेच रहा था। लेकिन पुलिस को तो खाने पीने का बहाना चाहिए था। मैं जुल्म का शिकार हुआ था और मुझे बहन के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे बंद कर देने की धमकियां दी जा रही थी। आखिरकार बस्ती के चंद मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाखलत पर 10,000 रुपए देकर पुलिस से मेरी कुलू खलासी हुई और फिर 3 दिन बाद ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि फातिमा की खुदकशी का इंकिशाफ होने से तकरीबन 2 घंटे पहले तरीमी को हमारे घर में आते हुए देखा गया था। ये बात मुझे गली की एक लड़की ने बताई। फातिमा की उम्र अगर सिर्फ 16 साल थी लेकिन सलाई कढ़ाई में उसने बड़ी महारत हासिल कर ली थी।
महल्ले की बाद लड़कियां भी बलोची कढ़ाई सीखने के लिए उसके पास आती रहती थी। जोहरा नामी लड़की फातिमा से 2-3 साल छोटी थी। उसने डरते डरते मुझे बताया कि उस रोज वो कढ़ाई के बारे में कुछ पूछने के लिए फातिमा के पास आना चाहती थी, तो वो भी हमारे घर से दूर ही थी कि उसने तैरीमी को दरवाजे में दाखिल होते देखा और वापस चली गई। उसने सोचा कि मेहमान होते हुए उसका हमारे घर आना मुनासिब नहीं था। जोहरा तैरीमी के नाम से वाकिफ नहीं थी। उसने उलिया बताते हुए कहा था कि ये मेहमान एक रोज पहले भी हमारे घर आया था और तकरीबन 3 महीने पहले भी। मैं फौरन ही पुलिस के पास पहुंच गया और अफीसर को तैरीमी के बारे में बताया। अफीसर मुझसे तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने इतने बरसों पहले का वाकया भी बता दिया कि किस तरह उसने फातिमा के साथ बदतमीजी की थी और फातिमा के उस थप्पड़ का इंतकाम लेने के लिए फातिमा को हवस का निशाना बनाया गया था। तैरीमी उन दिनों कराची में मौजूद था और मेरा ख्याल था कि इस इंकिशाफ के बाद पुलिस उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं पुलिस अफीसर से उलझ पड़ा और फिर एक इंकिशाफ हुआ। वो पुलिस अफीसर तैरीमी से मिला था और तैरीमी ने एक माकूल रकम देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। मैं पहले भी कह चुका हूं ना कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पैसा हर किस्म की करामात दिखा सकता है। यहाँ भी पैसे ने करामात दिखा ही दी। पुलिस अफीसर ने कहा कि मैं पुरानी दुश्मनी का इंतकाम लेने के लिए एक मुअज़्ज़ज़ आदमी पर शर्मनाक और संगीन इल्जाम लगा रहा हूँ, जिसके नतीजे में उल्टा मुझ पर ही केस बन सकता है। वो स्मगलर मुअज़्ज़ज़ आदमी था और एक पढ़ा लिखा मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाने वाला शरीफ आदमी मशकूक हो गया था। मैं पुलिस अफीसर से उलझ पड़ा और जब मैंने ये कहा कि उसने तैरीमी से रिश्वत खाई है तो वो तैश में आ गया और मेरी धुनाई करने के बाद मुझे हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन महल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन ही ने 5000 रुपए देकर मुझे छुड़ाया था और मुझे दिलासा देने की कोशिश करते रहे कि अब मैं उस वाक़े को भूल जाऊं, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अपनी मासूम बहन की तौहीन और उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। तैरीमी को तो मैंने खत्म करने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन उस राशि और बेज़मीर अफीसर को भी मैंने सजा देने का फैसला कर लिया। मुझे पता चल गया कि तैरीमी गुलशन इकबाल में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ है। मैं उस रात गुलशन इकबाल पहुंच गया। मुझे वो बंगला तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस वक्त मेरे पास एक तेज धार छुरा भी था। ये छुरा मैं मछलियों का पेट चाक करने के लिए इस्तेमाल करता था और मेरा इरादा था कि आज इस छुरे से तैरीमी का पेट चाक कर डालूंगा, लेकिन उस रात किस्मत ने मेरा ज्यादा साथ नहीं दिया। तैरीमी मेरे हाथ आ तो गया मगर बच गया। मैं उस पर छुरे से सिर्फ एक वार करने में कामयाब हुआ और ये वार उसकी बाईं रान पर लगा था। तैरीमी भाग गया। उसके दोस्त और एक आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की मगर मैं भी वहां से भाग निकला। तीसरे दिन रात को पुलिस ने मुझे मेरे घर से पकड़ लिया। असूली तौर पर पकड़े जाने के बाद मुझे गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन के हवाले किया जाना चाहिए था, मगर मुझे हमारे इलाके के थाने ले जाया गया और एक बार फिर मैं था और वही पुलिस ऑफिसर जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। मुझे छत से उल्टा लटकाकर मेरे पेट और कमर पर डंडे बरसाए गए। दूसरे तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे 3 दिन तक सोने भी नहीं दिया गया। तेज रोशनी में मुझे इस तरह बिठाए रखा जाता कि मैं उसकी चकाचौंध से बचने के लिए आंखें बंद करता तो मेरे सर पर ठोकरें मारी जाती और मुझे जागते रहने पर मजबूर किया जाता। मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया। केस रजिस्टर होता भी कैसे जबकि वो वारदात उस थाने की रूह से मीलों दूर किसी और इलाके में हुई थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये पुलिस वाले जो है ना, मैं इन्हें सरकारी बदमाशी कहता हूँ। इनके पास बेपनाह ताकत है, वर्दी की ताकत, बेपनाह इख्तियारात हैं। ये जिसको चाहें सड़क पर नंगा कर दें और जिसे चाहें थाने में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहें। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, इन्हें किसी का खौफ भी नहीं। ये तो बेताज बादशाह हैं। मुझे बाद में पता चला कि तैरीमी उस रात मेरे हाथों जख्मी होने के बाद वहां से भागकर किसी और ठिकाने पर चला गया था। वो अगर चाहता तो मेरे खिलाफ गुलशन थाने में बाकायदा रिपोर्ट लिखवा सकता था। कातलाना हमले के इल्जाम में मुझ पर संगीन केस बन सकता था। मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन तैरीमी ने ऐसा नहीं किया कि वो खुद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आया हुआ था। वो मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकता था? ताहम उसने मुझे सजा देने की जिम्मेदारी मेरे इलाके के उस राशि और बेज़मीर अफीसर को सौंप दी, जिसने मुझे 3 दिन तक हवालात में बंद रखकर तशद्दुद करने की इंतहा कर दी। जैसे जैसे मुझ पर ज्यादतियां हो रही थी मेरा जोश इंतकाम बढ़ता जा रहा था। मेरी माँ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। मेरा ख्याल है उसने फातिमा को बचाने की कोशिश की होगी और तैरीमी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से ज़रब लगाई थी जिससे उसके दिमाग पर चोट लगी थी और फिर 3 माह के अंदर अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे माँ का थोड़ा बहुत लिहाज था, उसकी वजह से भी मैं ज्यादा ज्यादतियां बर्दाश्त करके कुछ दबा सा रहता था, लेकिन उसके इंतकाल के बाद मैं आज़ाद हो गया। एक और बात मेरी समझ में आ गई, शराफत से जिंदा नहीं रहा जा सकता था। पुलिस मुझे जरूरत से ज्यादा ही परेशान करने लगी और उस इंस्पेक्टर को तो मुझसे जैसे खुदा वास्ते का बैर हो गया। तैरीमी कराची ही में कहीं रोपोश हो चुका था या मुल्क से फरार हो गया था। मैंने इंस्पेक्टर से 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया। कोई भी शख्स पुलिस से पंगा लेना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे 2 दोस्तों टैडी और हुजूरी ने मेरा साथ दिया और हमने उस सरकारी बदमाशों से निपटने का फैसला कर लिया। इत्तफाक से तीसरे ही दिन मैं उन्हीं दोस्तों के साथ अपने घर में बैठा हुआ था कि सादा लिबास में 2 पुलिस वाले अंदर घुस आए। वो मुझे थाने ले जाना चाहते थे। मैंने और मेरे दोस्तों ने मुदाहमत की। एक सादा पुलिस वाले ने रिवाल्वर निकाल लिया
टैडी ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए हमला करके रिवाल्वर छीन लिया और गोली चला दी, जो पुलिस वाले के बाजू पर लगी। मैं दूसरे सादा पोश पर झपट पड़ा। हम दोनों फर्श पर गुत्थम गुत्था हो रहे थे। इसी दौरान लकड़ी का डंडा मेरे हाथ लग गया और मैंने उसका सर फाड़ दिया। वो मेरी और पुलिस के बीच नॉन ऑफिशियल पहली झड़प थी। नॉन ऑफिशियल इस तरह के वो पुलिस वाले बगैर किसी वजह के जबरदस्ती मुझे थाने ले जाना चाहते थे, जबकि मेरे खिलाफ थाने में किसी किस्म की शिकायत या रिपोर्ट नहीं थी। ये दरअसल उस इंस्पेक्टर की आराम जिंदगी थी जो मुझे परेशान कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि उस वाक़े के बाद मेरे खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इलाके के बाद मुअज़्ज़िज़ीन मेरी हिमायत में उठ खड़े हुए थे और पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा बेवकूफ़ भी नहीं था कि कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठता कि उसके खुद फंस जाने का एहतमाल होता। हालांकि उन लोगों के पास ऐसे हजार तरीके होते हैं। हम तीनों दोस्त कई रोज तक रोपोश रहे और फिर सामने आ गए। फातिमा की मौत के बाद पुलिस के चक्कर में मेरे घर की एक एक चीज बिक चुकी थी। अब वो घर भी नहीं रहा था। हमें पैसों की जरूरत थी। बाद लोग हमदर्दी में कुछ दे देते थे। उन्हीं दिनों 2-3 गुंडों ने इलाके में उधम मचा रखा था। वो दुकानदारों से भत्ता वसूल करने के लिए उन्हें परेशान करते। इनकार की सूरत में पिटाई की जाती और तोड़फोड़ की जाती। मैंने अपने दोनों साथियों टैडी और हुजूरी के साथ मिलकर उन गुंडों को इलाके से मार भगाया। दुकानदारों और उस इलाके में कारोबार करने वाले हमसे बहुत खुश हुए और मुझे नजराने के तौर पर हर हफ्ते कुछ न कुछ देने लगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इलाके के दुकानदार और कारोबारी लोग पहले खुशी से हमें नजराना पेश करते थे, फिर हम जबरदस्ती भत्ता वसूल करने लगे। उसके लिए हमने वही हिकमत अमली अपनाई थी, यानी जो दुकानदार भत्ता दे उसे दूसरे गुंडों से तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, और जो ना दे उसकी ना सिर्फ पिटाई की जाए बल्कि उसकी दुकान में भी तोड़ फोड़ की जाए। बाजार में ठेले वालों से पहले पुलिस वाले भत्ता वसूल करते थे, फिर ये काम हम करने लगे, जिससे हमारी पुलिस से बाकायदा बन गई। अब मैं पुलिस से नहीं डरता था। मेरे साथ 2-3 और लड़के शामिल हो गए और फिर ये गिरोह बतदरीज बढ़ता चला गया और गिरोह के तमाम लड़कों ने मुझे अपना सरबराह तस्लीम कर लिया और मैं बहुत जल्द रंगा दादा के नाम से मशहूर हो गया। ये खंडर नुमा बिल्डिंग पता नहीं किसकी मलकियत है, लेकिन यहाँ एक मुनशियात फरोश ने कब्जा जमा रखा था। हमने कई हफ्तों के मुकाबले के बाद उन्हें मार भगाया और इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान उस पुलिस इंस्पेक्टर का यहाँ से तबादला हो गया। नए आने वाले ऑफिसर ने पहले तो हस्बे मामूल में खौफजदा करने की कोशिश की और फिर एक रात वो यहाँ पहुंच गया और हम में मामला तय पा गया। हर 2 हफ्तों बाद 5 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए महीना। 10 लाख रुपए महीना देने के बावजूद हमारी पुलिस से खराबी रहती। कभी कभार कोई झड़प भी हो जाती। आज भी कोई ऐसी गड़बड़ हुई है। नए ऑफिसर को आए हुए सिर्फ 3रा दिन है और उसने अपना 15 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया है। बहरहाल ये मामला भी तय हो जाएगा। रंगा खामोश होकर कुछ देर तक दीवार पर अवेदा कालीन को देखता रहा, फिर गहरा सांस लेते हुए बोला, तो दोस्त ये है मेरी कहानी। अब तुम जान गए होगे कि मैं एक शरीफ आदमी से दादा किस तरह बना। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हर गुंडे और बदमाश का पस मंजर एक जैसा ही था। इस मुल्क में गुंडों, बदमाशों और कातलों की तादाद में इजाफे करने में पुलिस का भी बड़ा अमल दखल था। यहाँ के पुलिस स्टेशन, हुकूमत खाने और जेलें जराइम के बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं। चंद हफ्ते या चंद महीने जेल में गुजारने वाला शख्स मुंजा हुआ मुजरिम बनकर ही बाहर निकलता है। और तरीमी, उसका क्या हुआ? मैंने पूछा। वो पाकिस्तान से भाग गया था, रंगा ने जवाब दिया, और चंद महीनों बाद वापिस आया तो मैं अपने मामलात और पुलिस से उलझा हुआ था। लेकिन बहरहाल मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। मुझे ये पता चल गया कि उसने बाज़र लोगों से मिलकर अपना बरसों पुराना मामला तय कर लिया था और यहाँ उसने अपना सिंडिकेट बना लिया था। तरीमी ने अपने गिर्द एक मजबूत हिसार बना लिया था। और सच्ची बात तो ये है कि अपने कदम जमा लेने के बावजूद मैं उसे बराह रास्त टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन पस मंदिर में रहकर उसे वक्तन फवक्तन नुकसान पहुंचाता रहा। वो हीरोइन का धंधा करता है। अफगानिस्तान से पेशावर, लाहौर और कराची और यहाँ से यूरोपीय ममालिक को हीरोइन सप्लाई की जाती है। मैं 3 मरतबा उसका माल पकड़वा चुका हूँ। 4थी मरतबा तुमने पकड़वा दिया। मेरे हिसाब से तो इतना नुकसान उठाने के बाद उसकी कमर टूट जानी चाहिए थी और उसे इस धंधे से भाग जाना चाहिए था, लेकिन लगता है उसकी पुश्त बहुत मजबूत है और इस बिजनेस में अरब शेखों का भी सरमाया लगा हुआ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, और अब तुम भी लगता है कि उसके चक्कर में आ रहे हो। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गए। अब हम दोनों उसके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं। मैं भी खुलकर सामने आऊंगा। जब 2 तरफ से हमला होगा तो वो यकीनन बौखला जाएगा और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा जब तक मैं अपने हाथों से उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा और फातिमा की रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन तुम हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा। टैडी तुम्हारे साथ रहेगा, रंगा ने जवाब दिया। यूं तो मेरा हर साथी काबिल भरोसा और निडर है, लेकिन टैडी शुरू ही से मेरे साथ है। तुम इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तरीमी को उसके बिल से निकालने के लिए जरूरी है कि तुम रजिया या जिमी की नजरों में आ जाओ। वो अगर छुप कर बैठे रहे तो मसला हल नहीं होगा। और वो दूसरा आदमी, मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हुजूरी, रंगा ने कहा, उस पर भी तुम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हो। उन दोनों ने भी मेरी तरह अपने सीनों पर बहादुरी के तमगे सजा रखे हैं।
ये अपनी जान तो दे देंगे लेकिन दुश्मनों को कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। एक और बात, मैं वाकई सारी बातें जैसे आज ही पूछ लेना चाहता था। वो लड़की जो कहवा लेकर आई थी, सवाल करते हुए मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी दोस्त है, ईरानी है। रंगा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक मर्तबा मुझे ईरान के साहिली शहर बिंदरबास जाने का मौका मिला। हुरैरी से वहीं मुलाकात हुई। इसने शीदी को इस तरह पसंद कर लिया कि अलग होने को तैयार ही नहीं हुई और मेरे साथ ही चली आई। खुशकिस्मत हो, मैंने कहा। लोग हमें नेगेटिव या पॉजिटिव कहते हैं और मैंने कभी बुरा नहीं माना। रंगा के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों वाकई नेगेटिव पॉजिटिव थे। हुरैरी ऐसी गोरी चिट्टी के हाथ लगाए मैली हो जाए और रंगा काला बोल। अच्छा दोस्त, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या मेरी चीजें वापस मिल सकती हैं? जब मैं यहाँ आया था तो टैडी ने मेरी तलाशी लेकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। एक मिनट। रंगा ने एक टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कोई नंबर मिलाया। चंद सेकंड बाद बलूची जबान में कुछ कहा और रिसीवर रख दिया। उसके 2 मिनट बाद टैडी कमरे में दाखिल हुआ और मेरा पिस्तौल, नोटों के बंडल, खुली रकम और दूसरी चीजें मेरे सामने रख दी। तुम्हारी अमानत है वाजा, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम गिन लो, मुझे तुम पर कोई गुमान नहीं, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। टैडी, रंगा ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, कल से तुम वाजा जी के साथ रहोगे। वो उसे मेरे बारे में बताने लगा। आखिर में कह रहा था, नाची और हम एक हैं, हम सब एक इकाई की तरह काम करेंगे। जो हुक्म वाजा, टैडी ने जवाब दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए अपने पिछले रवैये पर माजरत करने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी माजरत कबूल कर ली और उससे कल की मुलाकात का प्रोग्राम बनाने लगा। बातें करते हुए मेरी नजरें दीवारगीर क्लाक की तरफ उठ गईं। 9 बजे के करीब आया था और अब 11:30 बज रहे थे। काम की सारी बातें खत्म हो चुकी थी। मैं आज की कार्रवाई से मुतमईन था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था कि मुझे रंगा जैसा आदमी मिल गया था और मैं कराची में भी रजिया और शाहजी जैसे लोगों का मुकाबला कर सकता था। शाहजी और रजिया की बैक पर तरीमी, जो रंगा का दुश्मन था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और मुझे यकीन था कि आने वाले दिन खासे सनसनीखेज साबित होंगे। फोन की घंटी बजी तो रंगा ने रिसीवर उठा लिया। चंद लम्हे की बात की और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, वाजा तुम उस तरफ चले जाओ, हम 2 मिनट में आते हैं। उसने दीवार के सामने तने हुए पर्दे की तरफ इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पर्दे की दूसरी तरफ वो कयामत थी जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। रंगा और डैडी उठकर खड़े हो गए। मैं भी उठकर उस पर्दे की तरफ बढ़ गया। न जाने मुझे किसी गड़बड़ का एहसास क्यों होने लगा था। मैं दरमियान से पर्दा हटाकर जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई और मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरा सर दीवार से टकराया। बेगा से पेशानी सहलाने लगा। उसके साथ ही बड़ी शदीद किस्म की हैरत में गोताज़न हो गया। सबसे पहले रंगा उस जगह पर्दे के पीछे से बरामद हुआ था और फिर वो हसीना कहवा लेकर ठीक उसी जगह से नमूदार हुई थी और फिर वो शीदी भी उसी जगह से हमारे कमरे में दाखिल हुआ था। लेकिन मेरे सामने कंक्रीट की ठोस दीवार थी जिसने मेरा रास्ता रोक लिया था। मेरा सर उस दीवार से टकराया तो मेरा दिमाग झुंझुना उठा। सॉरी वाजा, रंगा जल्दी से बोला, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा नारियल फूटा तो नहीं? नहीं, मामूली सी चोट है। लेकिन रंगा मेरी मात्र सुने बगैर दोबारा कुशन पर बैठ गया और हरे रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल करने के बाद रिसीवर रख दिया और उठकर एक बार फिर पर्दे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब तुम जा सकते हो। इस मर्तबा दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। मैंने इस मर्तबा उजलत का मुजाहरा नहीं किया। बड़े आराम से पर्दा हटाया। अब मेरे सामने से दीवार गायब थी। वो रास्ता दरवाजे की तरफ था। मैंने रंगा की तरफ देखा। मेरा इंतजार करना, मुझे आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, रंगे ने कहा। मैं दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ मुख्तसर सी रायदारी थी। मैं दूसरी तरफ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। फर्श से छत तक दीवार का एक हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह अपनी जगह से सिरक रहा था और फिर देखते ही देखते वो रास्ता इस तरह बंद हो गया जैसे कभी उसका वजूद ही न रहा हो। उस दीवार को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई रास्ता होगा और दीवार की इस मैकेनिज्म का ताल्लुक यकीनन हरे रंग के उस टेलीफोन से था जिस पर कोई शुबा भी नहीं किया जा सकता था। मैं भी उस दीवार को घूर ही रहा था कि अकब से एक नहाए शीरी आवाज सुनकर उछल पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों के करीब अचानक ही चांदी की घंटियां खनक उठी हों। खुश आमदीद। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मेरे सामने वही क़यामत खड़ी थी, लेकिन इस वक्त उसका लिबास मुख्तलिफ तराश और मुख्तलिफ रंग का था। वैसे लगता था जैसे कदीम बगदाद की अलिफ लैला का कोई किरदार जिंदा होकर मेरे सामने आ गया हो। उसे ना शलवार कहा जा सकता था ना पाजामा। घुटनों से ऊपर थैले की तरह बहुत ढीला ढाला था और टखनों से करीब टांगों से चिपका हुआ। पांचे पर इलास्टिक या टच बटन लगे हुए थे। कमर पर तकरीबन 4 इंच चौड़ी सुनहरी पट्टी जो बेल्ट की तरह लिपटी हुई थी। सामने दरमियान में रुपए के सिक्के के बराबर सफेद रेशमी कपड़े का दायरा था जिस पर याकूत या इस तरह जैसा रंग का कोई मोती चमक रहा था। जिस्म के बालाई हिस्से के लिबास को चोली ही कहा जा सकता था जिसके आस्तीन 4 इंच से ज्यादा लंबी नहीं थी। कंधों पर आसीनों के पफ से बने हुए थे। चोली का गिरेबान उसकी दिल नवाज मुस्कुराहट की तरह खासा फराख था। चोली के इख्तिताम पर पेट का कुछ हिस्सा कुंदर की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। सर पर किसी किस्म की उठी हुई टोपी या कलावा था जिस पर सफेद शैफून का दुपट्टा पगड़ी की तरह लिपटा हुआ। उसका पल्लू उसकी पुश्त पर फैला हुआ था। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी।
बिल्कुल वही उम्र ख़याम की रबाई मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैं सिर्फ मैट्रिक पास आदमी, मेरी जिंदगी जराइम की दुनिया में गुजरी थी। उम्र ख़याम को मैं क्या जानूं, उसे पढ़ने और समझने के लिए आला ज़ौक़ और ज़बान दानी की जरूरत थी। लेकिन बार बार उम्र ख़याम का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब अरसा पहले मैं लाहौर में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों में मसरूफ था तो एक रोज नौलखा बाजार में कुतुब फरोश की दुकान के सामने गुजरते हुए ठिठक कर रुक गया। दुकान के दरवाजे के करीब एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर ऐसी हसीना की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर छपी हुई थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया। अंदर इस किस्म की चंद तस्वीरें फ्रेमों में भी आवेजा थी, लेकिन फिर वो खनकती हुई आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, ये हसीना बाज़ौक़ भी थी। तो फिर तुम्हारी उम्र मैं क्या सोचूं, क्या समझूं? उसने एक खनकता हुआ सा कहका लगाया, फिर बोली, अब मैं किसी खंडर की तरह इतनी कदीम भी नहीं हूँ। उम्र ख़याम की शायरी तो खार दौर के लिए है। सदियों पहले मैं नहीं थी, मुझे ऐसी कोई और होगी जिन्हें देखकर वो बहक जाता था और शेर कहता था, और आज वो जिंदा होता तो मुझे देखकर जाम पिए बगैर बहक जाता और वैसे ही इशार कहता। बेशक मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। ओह, उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। फारसी जानते हो? नहीं। मैंने नफी में सर हिला दिया। बहुत अरसा पहले अपने एक जानने वाले से ये जुमला सुना था, इस वक्त बेइख्तियार जबान से निकल गया। शायद किसी ऐसे ही मौके के लिए कहा गया था। दरीचे शक वो मुस्कुरा दी। मुझसे बड़ी गुस्ताखी हुई। मेहमान मेहरबान कि मैं तुम्हें देर तक यहाँ रोके रखा। आओ इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। रंगा को आने में ताखीर होगी। वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले आई जो शानदार तरीके से आरास्ता था। यहाँ भी फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था जिसमें पैर दंस रहे थे। दीवारों पर शायकार पेंटिंग्स आवेजा थी और उन पेंटिंग्स के दरमियान हुरैरी की एक खूबसूरत 10 बाई 12 इंच साइज की रंगीन तस्वीर भी आवेजा थी। ये कैमरे का पोर्ट्रेट था और इसमें भी हुरैरी ही ऐसे लिबास में थी। रंगे ने बताया कि वो ईरानी थी। ईरान तो बहुत मॉडर्न हो चुका था। वहाँ की औरतें तो बहुत मुख्तसर लिबास पहनती थी, लेकिन हुरैरी को शायद ये लिबास ज्यादा पसंद था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो वाकई हुरैर की तरह नरम थी, नरमो मुलायम, मलकूती हुस्न की मालिक, और उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि वो अपने क़यामत के हुस्न से बखूबी आगाह थी। फर्शी नशिस्त पर उस क़यामत के सामने बैठना मेरे लिए वाकई क़यामत हो रहा था। उसके बात करने का अंदाज, उसकी खनकती हुई आवाज और उसकी हर अदा मेरे दिल पर क़यामत डाल रही थी। आधा घंटा वाकई ही मेरे लिए क़यामत बनकर गुजरा। हर लम्हा मेरी ये कोशिश थी कि मुझसे कोई गुस्ताखी सरदर्द ना हो जाए। मैं ये भी जानता था कि यहाँ किसी जगह कोई कैमरा पोशीदा था जो मेरी हर हरकत को किसी और कमरे में टीवी स्क्रीन पर उजागर कर रहा होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मोहतात भी था। और फिर रंगा को दरवाजे में नमूदार होते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो आगे नहीं आया था। उसने वहीं रुककर इशारा किया और मैं उठकर उसके साथ आ गया। हुरैरी उस कमरे से निकलकर एक रायदारी तक हमारे साथ आई और फिर वहीं रुक गई। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके अहमरी होंठों पर बड़ी दिलफरेब अलविदाई मुस्कुराहट थी और फिर मैं रंगा के साथ दूसरी रायदारी में मुड़ गया। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि इस वक्त मैं उस बोसीदा इमारत में नहीं बल्कि उसके साथ वाली जदीद तर्ज तामीर की हामिल इमारत में था। ये इमारत फ्लैटों पर मुश्तमिल थी। हम एक फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकले तो रायदारी में एक मेमन जोड़े से सामना हो गया। अधेड़ उम्र आदमी ने बड़े अदब से हाथ उठाकर रंगा को सलाम किया। रंगा बता रहा था कि ये नई इमारत उस पुरानी इमारत के साथ मिली हुई है। जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो उसने यहाँ 3 फ्लैट बुक करवा लिए थे और फिर लाखों रुपए खर्च करके उस बोसीदा इमारत और इस नई इमारत के बीच दीवार में वो खुफिया रास्ता बनवाया था जिसके बारे में उसके 2-4 वफादारों के सिवा किसी को इल्म नहीं था। जब मैं रंगा के साथ सीढ़ियां उतरता हुआ उस इमारत से बाहर निकला तो मरकजी गेट के सामने टैडी हमारा मुंतजिर था। ओके वाजा, रंगा मेरी तरफ देखकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, फिर किसी वक्त मुलाकात तय होगी, तुम टैडी के साथ अपना प्रोग्राम तय कर लो, ये मुझे सूरत-ए-हाल से आगाह करता रहेगा। मैंने रंगा से हाथ मिलाया और टैडी के साथ आगे बढ़ गया। अगरचे 12 से ऊपर का वक्त था मगर यूं लगता था जैसे इस इलाके में अभी शाम उतरी हो। मरकजी चौक पर तो बड़ी रौनक थी। तमाम रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। पान के खोखो और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों के सामने भी लोग टोलियों की सूरत में खड़े गपशप करते हुए वक्त गुजार रहे थे। कराची वाकई ही रोशनियों का शहर था। यहाँ बाद इलाकों में तो रात होती ही नहीं थी। मैं टैडी के साथ चलते हुए कल का प्रोग्राम बना रहा था और फिर एक जगह हम रुक गए। वो भी एक बारोनक चौक था। एक तरफ 2-3 खाली टैक्सियां और 3-4 रिक्शे भी खड़े थे। मैंने टैडी से हाथ मिलाया और एक टैक्सी की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। टैक्सी में सफर करते हुए मैं हमेशा पिछली सीट पर बाईं तरफ बैठा करता था। वजह कोई खास नहीं थी लेकिन ये मेरी आदत बन चुकी थी। बाहर खड़े हुए ड्राइवर ने भी अपनी सीट संभाली और इंजन स्टार्ट करते हुए मेरी मंजिल के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने करीम आबाद कहकर सीट की पूछ से टेक लगा ली। टैक्सी हरकत में आई और अब मुझे नरगिस का ख्याल आने लगा। इतनी देर में वाकई उसे भूला रहा लेकिन वो मेरे लिए यकीनन बहुत परेशान होगी। टैक्सी गुंजान आबादी वाली तंग सी गलियों में चकराती रही। सड़क के दोनों तरफ बुलंद इमारतें थी। हर इमारत के फ्लैटों में रहने वाले न जाने किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू में जब हमें मकान की तलाश थी तो प्रॉपर्टी एजेंट ने हमें 2-3 फ्लैट भी दिखाए थे लेकिन हमें कोई फ्लैट पसंद नहीं आया था। हम खुली फिजा में जिंदगी गुजारने के आदी थे। किसी फ्लैट में कदम रखते ही दम घुटने लगता था। टैक्सी बहुत देर बाद उन गलियों से निकलकर मौलवी मुसाफिर खाना के करीब बंद रोड पर आ गई।
मैंने आंखें बंद कर ली और शाम से अब तक के हालात पर गौर करने लगा। मैं सोच रहा था कि वाकई खुश नसीब था कि रंगा जैसे आदमी से मुलाकात हो गई और अब मुझे कोई परेशानी नहीं रही थी। टायरों की चिरचिराहट और टैक्सी को लगने वाले जोरदार झटके से मैं अपनी जगह से उछलकर अगली सीट की पुश से टकराया। रंगा के फ्लैट पर दीवार पर टकराने से मेरी पेशानी अभी तक दुख रही थी और अब यही पेशानी सीट की पुश से टकराई थी मेरे मुंह से बेइख्तियार करा खारिज होगी। मैं झटका खाकर दोबारा अपनी सीट की पुश से टकराया और इससे पहले कि मैं संभल सकता, टैक्सी के दोनों तरफ के दरवाजे एक झटके से खुले और मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दोनों तरफ से खौफनाक सूरत वाले दो आदमियों ने मुझे पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। नीचे उतरो। वो आवाज किसी भेड़िए की गुर्राहट से मुशाबा थी। कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, उसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था।